दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने साल 2024 में इतिहास रच दिया था। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर पार्टी ने यह साबित कर दिया था कि उसका जनाधार अब भी मजबूत है। लेकिन जरा रुकिए, इस जीत की चमक के पीछे एक बहुत बड़ी और गंभीर सच्चाई भी छिपी है, जो किसी भी बड़े राजनीतिक रणनीतिकार को सोचने पर मजबूर कर सकती है। जी हाँ, 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीतकर सत्ता में लौटने वाली बीजेपी दरअसल 42 सीटों पर हार का स्वाद भी चख चुकी है। यानी आधे से ज्यादा हरियाणा ने बीजेपी को नकार दिया था। अब यही कारण है कि इस जीत के बावजूद पार्टी जश्न में नहीं डूबी, बल्कि अलर्ट मोड में चली गई है। अब पार्टी ने इन 42 हार वाली सीटों पर अपनी रणनीति का नया पन्ना खोल दिया है। हर एक हारी हुई सीट पर प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। यह फैसला हाल ही में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया। जरा सोचिए दोस्तों, सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी को डर क्यों सता रहा है? दरअसल ये डर हार का नहीं, बल्कि जमीन खिसक जाने का है। बीजेपी जानती है कि अगर इन 42 सीटों पर पकड़ नहीं बनाई गई तो अगली बार सत्ता दूर की कौड़ी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा हथियार विश्वास होता है, भरोसा होता है। और इन 42 सीटों ने यही संकेत दिया था कि जनता का भरोसा डगमगा रहा है। अब बात करें इन नियुक्तियों की, तो जिन 42 सीटों पर बीजेपी हारी, वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने अलग अलग विधायकों, मंत्रियों को प्रभारी बनाया है। इनमें अंबाला सिटी, बड़ौदा, जुलाना, डबवाली, सिरसा, आदमपुर, हिसार, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक, झज्जर, नूंह, पंचकुला जैसी अहम सीटें भी शामिल है। अगर आप सोच रहे होंगे इन प्रभारियों का काम क्या होगा, पार्टी कहती है कि इन नेताओं को स्थानीय समस्याओं की निगरानी, विकास कार्यों की गति बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या यह काम सिर्फ नाम के लिए होगा या वाकई कोई बदलाव लाया जाएगा? यही वो बड़ा सवाल है जो हरियाणा की राजनीति में उठने लगा है। इन प्रभारियों में कई नाम चौंकाते हैं, जैसे विपुल गोयल, गौरव गौतम, राव नरबीर, रणबीर गंगवा, महिपाल ढांडा, कृष्ण कुमार बेदी, आरती राव और श्रुति चौधरी। लेकिन हमने चौंकाने की बात इसलिए है कि वरिष्ठ नेता और मंत्री अनिल विज इस सूची में शामिल नहीं है। क्या यह पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह का संकेत है, या फिर पार्टी एक नए चेहरे के तौर पर कुछ नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह भी तय किया गया कि हर विधायक को एक अतिरिक्त क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब उसे अब न सिर्फ अपने क्षेत्र, बल्कि एक दूसरी विधानसभा में भी पार्टी के लिए काम करना होगा। विकास कार्य देखने होंगे, जनता से जुड़ना होगा और फीडबैक इकट्ठा करना होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह सारी कवायद दरअसल 2029 की तैयारी है। बीजेपी जानती है कि वो जितनी सीटें 2024 में हारी, वो अगली बार उनकी सत्ता में सेंध लगा सकती है। इसलिए पार्टी अब से उन इलाकों में झंडा गाड़ना चाहती है जहां पहले चुनाव में हार मिली थी। लेकिन इस रणनीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बीजेपी का यह प्रयोग कोई नया नहीं है। 2014 में जब पहली बार पार्टी सत्ता में आई थी, तब भी यही तरीका अपनाया गया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? 2019 में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई थी। तब उसे सिर्फ 40 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वोट शेयर में भी ज्यादा फर्क नहीं था। यानी पार्टी को यह समझना होगा, केवल प्रभारी नियुक्त करने से नतीजे नहीं बदलते, जमीन पर भरोसे की फसल उगानी पड़ती है। हरियाणा की राजनीति जातीय समीकरणों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है दोस्तों। जाट और गैर जाट, शहरी और ग्रामीण, किसान और व्यापारी, इन सब का संतुलन बनाए बिना कोई पार्टी स्थानीय रूप से सफल नहीं हो सकती। और इस बार बीजेपी की रणनीति यही संकेत दे रही है कि पार्टी अब अपने जातीय और भौगोलिक संतुलन को ठीक करने में जुट गई है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये प्रभारी जनता के बीच जाकर सच में संवाद करेंगे? क्या वे जमीनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे? क्या वे केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि 5 साल जनता के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ
तो ये पूरी राजनीति सिर्फ एक प्रबंध योजना बनकर रह जाएगी, जिसका असर सीमित होगा। जनता अब पहले से ज्यादा समझदार है दोस्तों। अब सिर्फ नारों और झंडों से वोट नहीं मिलते, अब लोग काम मांगते हैं, सवाल पूछते हैं, और अगर उन्हें जवाब नहीं मिलता तो वो सत्ता बदलने में देर नहीं लगाते। बीजेपी के लिए ये चेतावनी भी है और एक मौका भी। अगर पार्टी वाकई इस रणनीति को ईमानदारी से लागू करती है, जनता के बीच पहुंचती है और उनके मुद्दों को समझती है और समाधान देती है, तो हो सकता है अगली बार ये 42 सीटें ही बीजेपी की ताकत बन जाए। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज निकली तो विपक्ष इन सीटों को हथियार बनाने में कसर नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी जैसी ताकतें पहले से ही इन इलाकों में या हलकों में सक्रिय है। किसान संगठनों की नाराजगी भी अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, किसानों की समस्याएं, कर्मचारियों की मांगे अब अभी तक ज्वलंत मुद्दे हैं, और अगर इन मुद्दों को प्रभारी नजरअंदाज करते हैं तो जनता उन्हें नकारने में समय नहीं लगाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की यह रणनीति केवल हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में प्रयोग के तौर पर देखी जा रही है। क्या बीजेपी इसी मॉडल को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी लागू करेगी? क्या ये पार्टी का एक नया संगठनात्मक मॉडल है? और अगर ये मॉडल चुनाव जीतने के लिए वाकई कारगर साबित होगा तो ये सभी सवाल अब बीजेपी के लिए नए इम्तिहान हैं। 2024 में सत्ता में लौटना एक उपलब्धि है, लेकिन असली चुनौती सत्ता को बनाए रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में अब से ही चुनावी गर्मी शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां उन सीटों पर दोबारा पकड़ बनाने की जुगत में लगी है जहां उसे हार का सामना करना पड़ा, वहीं विपक्ष भी तैयार बैठा है सत्ता की चाबी छीनने के लिए। कांग्रेस में संगठन को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, कसरत हो रही है। देखने वाले समय बताएगा कि कांग्रेस किस तरह से उभर कर आती है। आने वाले समय में यही 42 सीटें तय करेंगी कि हरियाणा की सत्ता किसके पास रहेगी, बीजेपी के पास या किसी नए चेहरे के पास। राजनीति की ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है दोस्तों, ये भरोसे की है, जमीन से जुड़ाव की है, और अगर प्रभारी वाकई में जमीन पर उतरते हैं तो पार्टी को फायदा होगा, वरना 2029 की तस्वीर कुछ और ही होगी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।